नमस्ते मित्रों। ભારતની આ વહેલી સવાર અને આપના અમેરિકામાં વસતા ભારતીયો દ્વારા ભારત માટેની લાગણીની અભિવ્યક્તિ માટેનો અવસર, ભારત માટે કશુંક કરવાની તાલાવેલી, આપણો દેશ ગૌરવપૂર્વક વિશ્વમાં આદર અને સન્માનના સાથે આગળ વધે એવી વિશ્વમાં ફેલાયેલા સૌ ભારતીયોની અદમ્ય ઈચ્છા અને સમય સમય પર વિશ્વમાં વસતો ભારતીય સમાજ આ કામને અવિરત કરતો આવ્યો છે। मित्रों, मैं स्वभावतः एकदम से गुजराती में बोलना शुरू कर दिया, तो यहीं से हमारे कुछ मित्रों ने मुझे इशारा किया कि साहब वहाँ गुजरात के सिवा भी बहुत लोग बैठे हैं, आपने हिंदी में बोलना चाहिए। ये बात सही है कि आप सबके साथ मुझे आप तक पहुंचे उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं अपनी बात करने से पहले कल जो नैरोबी में घटना घटी है, नैरोबी में एक मॉल पर हमलावरों ने आतंकी हमला किया, गोलियों की बौछार चली, अनेक लोगों ने अपने प्राण खोए। उन प्राण खोने वालों में हमारे भारतीय भाई बहन भी हैं, गुजरात के भी हमारे बंधु हैं, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। उनके प्रति मैं आदर और श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और मुझे विश्वास है कि वहां की सरकार इस प्रकार की गतिविधि करने वालों को उस धरती पर से उखाड़ फेंकेगी, उनको नेस्त नाबूद करेगी और उसके साथ साथ पूरे विश्व के लिए संदेश है। ये युद्ध का नया रूप है। हम गांधी के युग में जी रहे हैं, जिस महापुरुष ने विश्व को अहिंसा और मानवता का संदेश दिया था। एक भारतीय के नाते हम सबको लगता है कि अब आप जब पूरी धरा रक्त रंजित हो रही हो, किसी न किसी इज्म के नाम पर दुनिया के किसी न किसी कोने में इंसान इंसान को मारने पर उतारू है। आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा है, मानवता को ललकार रहा है। कल की नैरोबी की घटनाएं भी उस वैश्विक हिंसा और आतंकवाद के रूप में ही देखी जानी चाहिए। और गांधी की भूमि, महात्मा गांधी की ये धरती,
महात्मा गांधी के आदर्श, महात्मा गांधी का संदेश हम सभी भारतीयों को चीख चीख करके कह रहे हैं कि आइए हम विश्व में मानवतावादी शक्तियों का संगठित करने का, सक्रिय करने का और आतंकवाद से मानव जात को मुक्ति दिलाने का एक भगीरथ काम हम सबके सामने है। हिंसा कहीं पर भी हो, किसी भी रूप में क्यों न हो, उसके प्रति अलग अलग तराजू नहीं हो सकते हैं। आतंकवाद और हिंसा को एक ही पैरामीटर से तोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं कि जो आतंकवादी इन घटनाओं के लिए भी बड़े सिलेक्टिव है। कहीं की हत्या उनको हत्या नजर आती है, लेकिन कहीं की हत्या उनको हत्या नजर नहीं आती है। कहीं पर निर्दोषों का मौत उनको नजर नहीं आता है, और तब जाकर के हिंसा और आतंकवाद को फैलाने वाले लोगों को खुला मैदान मिल जाता है। मित्रों, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए के कार्यकाल का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। जब एनडीए की सरकार थी, अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में 6 साल का वो कार्यकाल आज भी देश और दुनिया के लिए दिशा दर्शक है। पड़ोसी देशों से दोस्ती का विषय हो, गरीब की थाली में रोटी का विषय हो, नौजवान को रोजगार की चिंता हो, या विश्व के अंदर भारत माता को एक गौरव का रूप देने की पहल हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां एनडीए सरकार के नेतृत्व में पूरे विश्व में विश्वास पैदा न हुआ हो। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब एनडीए की सरकार के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था, तो न सिर्फ भारतवासियों को, दुनिया की महासत्ताओं को भी लगने लगा था कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। विश्व की सभी सत्ताओं ने किसी न किसी रूप में इस बात को स्वीकार किया था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए के जाते ही वो सपना चूर चूर हो गया। सारे सपने बिखर गए। इतना ही नहीं, हम जहां थे वहां से आगे बढ़ने का तो विचार छोड़ दीजिए, हम पीछे ही चलते गए, नीचे ही गिरते गए, डूबते ही चले गए। और तब जाकर के विश्व में फैला हुआ कोई भी हिंदुस्तानी, उसको पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। मित्रों, आप भी अमेरिका में कितनी ही बड़ी ऊंचाइयों को क्यों न पार की हो, आपने जीवन में अनेक सिद्धियां क्यों न प्राप्त की हो, लेकिन जब लोगों के बीच बैठते होंगे तब दुनिया आपके साथ आपके मूल को भी देखती होगी। आप किस देश से हैं, किस मिट्टी से हैं, उसकी नजर में वो भी आता है। और जब वो देश
विवादों से घिरा हुआ हो, संकटों को झेल रहा हो, आए दिन हर बुरी खबरों का सिलसिला चलता हो, तो आप व्यक्तिगत रूप में कितनी ही ऊंचाइयों को पार क्यों न किया हो, आपके मन पर भी एक बोझ रहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, हमारी व्यक्तिगत जीवन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हमारा समाज, हमारा देश वो पीछे न हो। जब तक हम सब आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक हम सब मिलकर के आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक हम सब देश को आगे ले जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, प्रयास नहीं करते, हमारी व्यक्तिगत सिद्धियां न हमें कभी आनंद दे सकती हैं, न कभी संतोष दे सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम भारत मां के संतान हैं। हम जो भी हैं, जहां भी हैं, इस मां भारती के कारण है। अगर हमने पढ़ाई की है तो यहां के किसी न किसी गरीब का भी योगदान रहा होगा। हमने जीवन में कुछ पाया होगा तो हमारे मूल में हमारी गांव, बिरादरी, परिवार, शिक्षक, समाज, हर एक का कोई न कोई योगदान रहा होगा। और जब बचपन से आज तक की जीवन यात्रा में हमारी जिंदगी को बनाने वाले हर व्यक्ति को, हर व्यवस्था को, हर घटना को याद करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भी करता है कि हम कुछ न कुछ कर्ज चुकाएं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम भी कुछ करें। भाइयों बहनों, आपका ये प्रयास देश के लिए कुछ करने की इच्छा की अभिव्यक्ति है और मैं इसका स्वागत करता हूं। हमें गर्व है कि विश्व में फैले हुए हमारे भाई बहन देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये स्वागत योग्य है। और इसलिए मैं आज ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से एक हूं। आप ही लोगों के बीच मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। अपने जीवन को जिम्मेवारियों के अनुरूप ढालने का आप लोगों ने सिखाया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों ने सिखाया है, अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में 6 दशक तक ये पार्टी कितना परिश्रम करके, कितना त्याग और तपस्या करते आज ऊंचाइयों की ओर पहुंची है। मित्रों, विश्व में किसी भी दल को सत्ता पाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी उसके जन्म के बाद कितने सालों के बाद उसको सत्ता तक पहुंचने का अवसर मिला था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके जन्म के कुछ ही वर्षों में एनडीए के रूप में देश की सेवा करने का देश की जनता ने अवसर दिया था। किसी एक दल के लिए इतने कम समय में जनता जनार्दन का विश्वास अर्जित करना ये छोटी बात नहीं है। और ये विश्वास अर्जित कार्यकर्ताओं के चरित्र के कारण हुआ, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण हुआ, कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण हुआ था। लेकिन क्योंकि देश ने हमें कभी देखा नहीं था, हम कैसे हैं, कैसे सरकार चलाते हैं, सरकार चलाने का हमारा विजन क्या है, कुछ मालूम नहीं था।
लेकिन उनको ये मालूम था, हाँ, ये भाजपा वाले हैं, जरूर देश का भला करेंगे। ये सिद्धि किसी भी दल के लिए छोटी नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी अमानत है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से अटक कटक, हिंदुस्तान भर में फैले हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं की शक्ति, सिद्धि, सामर्थ्य, समर्पण, त्याग, तपस्या और भारत भक्ति, यही तो है जिसके कारण सामान्य मानवी के साथ एक विश्वास का नाता जुड़ा हुआ है। आप विश्व भर में भी फैले हुए मेरे भारतीय भाई, जिन्हें हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की हवा को देखा है, और उसी का कारण आज एक विश्वास पैदा हुआ है कि आज हिंदुस्तान को इस संकट से कौन बाहर निकाल सकता है। इस संकटों की घड़ी से भारत को बाहर कौन निकाल सकता है। और सामान्य आवाज उठती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही इस देश को संकट से बाहर निकाल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति, भारत का भला करने की अदम्य इच्छा विश्व के सामने न झुकते हुए जूझते रहने का सामर्थ्य। मित्रों, अच्छे विचारों की कोई दुनिया में कमी नहीं होती है। हिंदुस्तान में भी ज्ञानी पंडित कोई कम नहीं है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के भी अनुभव और ज्ञान के विषय में किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। लेकिन ज्ञान किताबों की तरह लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं होता है। ज्ञान और अनुभव को जोड़ करके एक नई दृष्टि के साथ लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने का जज्बा चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ता है। पोथी पंडितों से विवाद तो जीते जा सकते हैं, डिबेटों में तो मार्क पाए जा सकते हैं, लेकिन धरती पर न परिवर्तन आता है, न विश्वास पैदा होता है, न आशा पैदा होती है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशा और विश्वास का माहौल बना है, और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी के जिस किसी कार्यकर्ता को जब भी कोई जिम्मेवारी निभाने का सौभाग्य मिला, उसने अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य का पूरा उपयोग करते उस जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाने का प्रयास किया है। देश और दुनिया को कुछ सकारात्मक कंट्रीब्यूट करने का प्रयास किया है। आज देश भाजपा के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण भारतीय जनता पार्टी का भव्य भूतकाल भी है। अगर अटल जी, आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए विफल गया होता तो आज लोग भाजपा को प्रेम क्यों करते? अगर शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विफल गया होता, सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विफल गया होता, तो आज भाजपा को कौन पूछता? माओवाद के कारण, नक्सलवाद के कारण संकटों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़, डॉक्टर रमन सिंह के पुरुषार्थ के कारण आज जिस प्रकार से आर्थिक सामर्थ्य में उभरा है, वो अगर न हुआ होता तो भाजपा को कौन याद करता? बहन वसुंधरा जी हो, भैरव सिंह शेखावत जी हो, राजस्थान की मरुभूमि में कमल खिलाने का काम किया, कितना पुरुषार्थ किया। और आज जब राजस्थान की सरकार को देखते हैं, तब लोग वसुंधरा राजे जी की सरकार को याद करते हैं। हर कदम पर कुछ न कुछ उन्होंने करके गए, याद दिखता है। और तब जाकर के चाहे हिमाचल में शांता जी, धूमल जी की सरकार रही हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की युति रही हो,
गोवा में मनोहर पर्रिकर जी की सरकार की चर्चा आज सब दूर हो रही है। कर्नाटक में कृषि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नए आयाम सिद्ध किए, नई ऊंचाइयों पर कर्नाटक के आर्थिक जीवन को ले जाने का जो प्रयास किया, जहां जहां अवसर मिला, चाहे उड़ीसा हो, हम छोटे पार्टनर थे, लेकिन हमारे जो मंत्री थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था, इसको कोई नकार नहीं सकता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, उनके पास जो जो डिपार्टमेंट थे, उन सभी डिपार्टमेंटों में बिहार की जनता की उत्तम सेवा करने का काम किया। कहने का तात्पर्य ये है भाइयों, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे एकाध व्यक्ति को भी अगर अवसर मिला है तो उसने कुछ करके दिखाया। क्यों? इसका कारण है हर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिलों में वही इच्छाएं हैं, वही उमंग है जो हर हिंदुस्तान की आशा आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ होता है। इस देश ने अनेक सरकारें देखी हैं। आज देश की जनता के सामने अलग अलग शासकों के, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के, अलग अलग विचारों के सारे मॉडल मौजूद है। देश ने 3-3, 4-4 दशक तक कम्युनिस्टों की सरकारों को बंगाल में, केरल में देखा है, त्रिपुरा में देखा है। देश की जनता ने कुछ राज्यों में प्रादेशिक पक्षों की सरकार को भी देखा है और परिवार द्वारा चलती हुई पार्टियों की सरकारों को भी देखा है। देश ने 60 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों को भी देखा है और देश ने भिन्न भिन्न राज्यों में और एनडीए के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप को भी देखा है। मैं हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को, अर्थशास्त्रियों को, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता की बातें करने वालों को आह्वान करता हूं। आज समय की मांग है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने चारों प्रकार की सरकारों ने अपने अपने समय में क्या काम किया, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी, उनके कार्यकाल में देश में कितना भला हुआ, उसका लेखा जोखा कर लिया जाए। भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, इन चारों प्रकार की सरकारों का लेखा जोखा अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल उत्तम कार्यकाल नजर आएगा। काम की दिशा हो, काम की गति हो, जन भागीदारी हो, खेती हो, मजदूर हो, गरीब हो, वंचित हो, दुखी हो, शोषित हो, पीड़ित हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भेदभाव के बिना सबकी भलाई के लिए काम करने का उत्तम प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। और यही तपस्या है जो आज रंग ला रही है। यही हमारे सब साथियों का पिछले 50 साल का पुरुषार्थ है जो आज हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में आशा और विश्वास को जन्म दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी की आलोचना करने के लिए हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। हमने जो किया है उसका हिसाब देकर के बात करते हैं। कभी कभी हमारे कांग्रेस के मित्र, उनका अपना जवाब देने की तो तैयारी नहीं है। 2014 का लोकसभा का चुनाव है, देश की सरकार चुननी है, भारत किस दिशा में जाए वो फैसला करना है, भारत किसके हाथों में सलामत हो, विकास करे, इसका फैसला करना है। और जब 2014 का चुनाव आता है तो लोकतंत्र में ये दायित्व रहता है हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है। मैं देख रहा हूं हमारे शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में
गली गली गांव गांव जा जा करके उन्होंने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश के लिए क्या काम किया उसका हिसाब दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के अंदर चप्पे चप्पे घूम घूम करके लोगों को हिसाब दे रहे हैं कि मैंने ये काम किया है। लेकिन ये दिल्ली की सरकार का अहंकार देखिए, 9 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन चुनाव आया तब भी जनता को हिसाब देने को तैयार नहीं है। एक भी कांग्रेस का नेता, यूपीए का नेता, उन्होंने 9 साल में देश को क्या दिया, देश को कहां ले गए, उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। और जब चर्चा आती है 2014 के लोकसभा की चुनाव की, तो आप देखना मेरा भाषण पूरा होता ही शुरू हो जाएंगे, गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया। भाई मोदी तो अभी दिसंबर में 2012 में अपना हिसाब दे चुका है। गुजरात की जनता को पाई पाई का हिसाब दिया है, पल पल का हिसाब दिया है, और गुजरात की जनता ने मोदी को तीसरी बार डिस्टिंक्शन मार्क से पास कर दिया है। अब हिसाब देने की बारी आपकी है। मोदी का हिसाब जनता ने मांग लिया, मोदी ने जनता को हिसाब दे दिया, और इसलिए कांग्रेस के मित्र देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए, अपना हिसाब देने से कतराने के लिए ये जो रास्ते खोज रहे हैं उसको हमने जानना होगा, समझना होगा। और भाइयों बहनों, ये काम एक नागरिक के नाते हमें करना होगा। मैं तो हैरान हूं जब हमारे हिंदुस्तान की टीवी डिबेटें देखता हूं, हमारा कोई भी टीवी डिबेट में यह सवाल नहीं पूछा जाता है कि भाई आप अपने काम का हिसाब दो ना। कांग्रेस को कोई पूछता नहीं है, वो गुजरात की बातों पर चर्चा लगाए रहते हैं। भाइयों बहनों, अच्छा है देश में गुजरात के मॉडल की भी चर्चा होती रहे। देश देखेगा कि यहां किस गति से काम हो रहा है। लेकिन मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, लोग कभी कभी पूछते हैं भाई आपको सरकार बनानी है, 2014 में भाजपा को विजयी बनाना है, आपका विजन क्या है। लोग ऐसा पूछते हैं विजन क्या है। जो ये सवाल खड़े करने वाले हैं ना, उनको मैं ये कहता हूं, मान लो आप भाजपा के किसी विजन से अगर कन्विंस न भी हो, भाजपा की बातों से कन्विंस न भी हो, आप इस बात से तो कन्विंस हो कि अटल जी की सरकार थी तब इस देश में 8.4% ग्रोथ रेट था। कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, वो आज 8.4% से कम होकर के 4.8% हो गया है। ये 8.4% वापस ले जाना, जिस विजन से वापस आया था वो विजन है। कुछ समझाने के लिए कोई मेहनत पड़नी पड़ती है क्या। अटल जी के समय जो महंगाई थी, अगर हम महंगाई वहां वापस ले जाए ना, तो भी हिंदुस्तान के गरीब को 2 टाइम गर्म रोटी खाने को मिल जाएगी। क्या इससे बड़े विजन की जरूरत है क्या। अटल जी के समय विश्व संबंधों का एक नया रूप बना था। अनेक विषयों पर विश्व भारत के साथ खड़ा होने लग गया था। न्यूक्लियर टेस्ट करके विश्व ने अणुसत्ता बना दिया था। क्या विजन नहीं है क्या। नदियों को जोड़ करके खेतों को हरा भरा करने का काम वाजपेयी जी की सरकार ने सोचा था, उसको आगे बढ़ाया। गुजरात में हमने प्रयास भी किया। क्या वो विजन नहीं था क्या। नौजवान को रोजगार चाहिए। भाइयों बहनों, 2 दिन पहले दिल्ली की सरकार ने घोषणा की कि अब सरकारों में नए रोजगार के लिए अवसर नहीं है, किसी को रोजगार नहीं दिया जाएगा, भर्ती बंद कर दी जाएगी। ये वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, जिसने
6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया था और 6 साल के भीतर भीतर दिया था। आपको तो 10 साल होने जा रहे हैं, आपने सिर्फ 27 लाख लोगों को रोजगार दिया है। क्या इसके लिए भी अब विजन की कोई अलग डेफिनेशन करनी पड़ेगी क्या? अरे नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। भाजपा की सरकारें जहां जहां है, प्रगति देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 40 साल में जितनी बिजली पैदा की, उससे ज्यादा बिजली 10 साल में शिवराज सिंह चौहान ने पैदा की। क्या विजन नहीं है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी अपने जवाबों को देने से कतरा रही है, अपने पापों का हिसाब देने से कतरा रही है। इसलिए इस प्रकार की आवाज उठा रही है। और जो लोग कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, वे भी कांग्रेस का रक्षा कवच बन करके ऐसे ही मुद्दों को उछालते रहते हैं जो मुद्दों का उस समय के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अभी अभी उत्तराखंड में बड़ी भयंकर कुदरती आपदा हुई। हर राज्य का कोई न कोई व्यक्ति वहां बलि चढ़ गया। मित्रों, गुजरात में भी 2001 में भूकंप आया था। उस समय के आप टीवी खोल करके देख लीजिए, 24 घंटे के भीतर भीतर भाजपा सरकार जानी चाहिए, भाजपा को रहने का अधिकार नहीं है, भूकंप में पीड़ितों का ये हाल है, दिखना है, फलाना है, न जाने कितना तूफान महीनों तक चलाया गया था। लेकिन उत्तराखंड के हादसे के बाद कोई चर्चा नहीं। आपदा क्यों हुई, कैसे हुई, सरकार की जिम्मेवारी क्या? क्यों? क्योंकि कांग्रेस को बचाने वाला एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का एक रक्षा कवच उनको मिला हुआ है। और दिखाया तो क्या दिखाया? आर्मी आती है, जाती है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, यही बातें दिखाई गई। क्यों? और इसलिए हर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप ने देश पर कब्जा किया हुआ है। वो अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए इस देश को कांग्रेस की चुंगाल से बाहर निकलने देना नहीं चाहते हैं। और इसलिए 2014 में न सिर्फ हमें कांग्रेस से लड़ना है, न सिर्फ हमें यूपीए से लड़ना है, लेकिन 2014 में हमने अपने निजी स्वार्थ के कारण देश को दबोच करके बैठे हुए वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुपों से भी लड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं मित्रों, लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के सपने उससे भी बड़े हैं। और जब जनता जनार्दन के भीतर से कुछ करने की आवाज उठती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। इस चुनाव में लोग कहते हैं कौन लड़ेगा, कौन नेता होगा, कौन पार्टी होगी। भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव ऐसा है जो चुनाव देश का कोई राजनीतिक नेता नहीं लड़ रहा है। 2014 का चुनाव ऐसा है जिसको कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है। ये 2014 का चुनाव हिंदुस्तान की 125 करोड़ की जनता लड़ रही है, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं, अपनी आकांक्षाओं के लिए लड़ रही हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही हैं। देश का नौजवान लड़ रहा है 2014 का चुनाव अपने भाग्य को बदलने के लिए। देश की माताएं बहनें चुनाव लड़ रही हैं अपनी सील की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो आज मैदान में आ रही हैं। 2014 का चुनाव हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है जो अपने खेतों में अपने पसीने की कमाई का मूल्य चाहता है। और इसलिए कोई ये सोचता होगा कि ये चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव लड़ रही है, सब हिसाब किताब गलत निकलने वाले हैं। चुनाव इस देश का गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी लड़ने वाला है, जो अपने अधिकारों के लिए तड़प रहा है।
वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश से कुछ पाना चाहता है, और इसलिए लड़ाई वो लड़ने वाला है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि देश की जनता सीधा साधा सचोट निर्णय करने वाली है, देश का भाग्य निर्धारित करने वाली है। अब तक आए हुए चुनाव वाला ये चुनाव नहीं है, चुनाव भिन्न है। ये चुनाव जनता जनार्दन के मैनिफेस्टो की पूर्ति के लिए होगा, राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए चुनाव नहीं होने वाला है। और जनता का मैनिफेस्टो एक ही है, उसे सुख चैन की जिंदगी चाहिए, उसे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, गरीब को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, रहने को छोटा सा घर चाहिए, खेत में पानी चाहिए, फसल के लिए दाम चाहिए। यही तो बातें हैं जो इस चुनाव के अंदर तय होने वाली है। और भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है आपातकाल के बाद जो चुनाव आए, वो चुनाव को राजनीतिक दल नहीं लड़ा था, वो चुनाव कोई राजनेता नहीं लड़ा था, वो चुनाव में न अखबारों का कोई योगदान था, न पंडितों का कोई प्रभाव था। सामान्य मानवी की आवाज थी, और उस आवाज का नतीजा था 2014 का चुनाव भी सामान्य मानवी की आवाज की अभिव्यक्ति है। भाइयों बहनों, मुझे विश्व भर में फैले हुए हमारे गुजराती भाई बहन पूछते रहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कैसे करें। आपका उमंग, देश की चिंता बहुत स्वाभाविक है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, हम दिल्ली चले जाएं, प्रमुख नेताओं से मिल लें, उनके साथ जुड़ करके काम करें। तो मित्रों, इससे परिणाम नहीं मिलेगा। आपकी शक्ति है, उसका उपयोग होना चाहिए। आप जिस राज्य से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, जिन यार दोस्तों के बीच आप पढ़े लिख करके बड़े हुए हैं, जिन रिश्तेदारों के बीच आपने काम किया है, उन सबको मोटिवेट कीजिए। अपने पैतृक वतन के इलाके के लोगों के बीच आप कंट्रीब्यूट कीजिए। आप देखिए, आप कहीं दूर असम के किसी दूर सुदूर इलाके के होंगे, लेकिन वहां अगर कहोगे भाई विकास के बिना कोई चारा नहीं है, ये जातिवाद, ये कौमवाद, इस सब से अब मुक्ति ले लो, सिर्फ भारत मां की भक्ति करो, 125 करोड़ देशवासियों का भला, यही सपना देखो, बिना भेदभाव के सबकी भलाई का सपना देखो, और सबकी भलाई का एक ही औषध है विकास। ये बात उनको पहुंचाइए, उनको समझाइए कि आज अमेरिका में आप किस प्रकार से जिंदगी जी रहे हैं, उसका मूल कारण है विकास। हिंदुस्तान को भी आगे ले जाना है तो हमें विकास के रास्ते पर जाना पड़ेगा। ये बात आप उनको समझाइए, टेलीफोन करके समझाइए, चिट्ठी लिख करके समझाइए, बातचीत करके समझाइए, कभी यहां आकर के उनको मिल करके समझाइए। अभी आपने एक वेबसाइट का वीडियो देखा, इंडिया 272+। यहां बैठे हुए सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप पूरे अमेरिका में हर भारतीय को, विश्व में फैले हुए हर भारतीय को कहिए कि एक बार इस वेबसाइट को बारीकी से देखें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आपको पता चलेगा कि आप क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कहां जुड़ना चाहिए, जुड़ने का तरीका क्या हो, आपको पता चल जाएगा। किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नेता के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप भारत मां के एक सपूत के नाते कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर पाएंगे। और मित्रों, अब समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसी पल के बाद अगर काम शुरू कर सकते, करना चाहिए। देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत है, सपने भी बहुत है, उन सब के साथ हमको जोड़ना होगा।
और अगर हम जोड़ते हैं तो हम काम भी कर सकते हैं। मित्रों, कभी कभी हम विदेश में रहते हैं तो हम मतदाता है कि नहीं मालूम नहीं होता है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, आज भी आपकी तस्वीर भारत के पासपोर्ट पर लगी हुई है, तो आपके दिलों में भारत, उसकी प्राथमिकताएं होना बहुत स्वाभाविक है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाए, इवन ये इंडिया 272 की वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा। आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको इंडियन वोटर होना भी बहुत जरूरी है। भले आप वोट देने के लिए आ पाए ना आ पाए अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा अधिकार है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप भारत के भाग्य विधाता हैं, आपको पता होना चाहिए। भले आप अमेरिका में रहते हो, लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो रहे। आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर इसलिए हैं क्योंकि आपके मन में गर्व है, मैं कुछ भी हो, मैं भारत का नागरिक होने का अपना हक नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तो आप इंडियन पासपोर्ट लेकर के बैठे हैं। आपके दिल में एक आग है, तभी तो बैठे हैं। लेकिन अगर आप मतदाता नहीं है तो, मैंने पिछले दिनों जानकारी पाई, तो ये जो विदेशों में रहने वालों के लिए जो व्यवस्था है, सिर्फ 2 लोगों ने अपना वोट रजिस्टर करवाया है। एक कोई हमारे कच्छ के मित्र हैं, कोई एक नवसारी के हैं। कहिए भैया, ये अच्छी बात है क्या? तो मैं आपसे प्रार्थना करूं कि कम से कम आप अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, आपके परिवार के जन इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, या हिंदुस्तान में आपके परिवारजन है, सबको आप तत्काल इस काम के लिए जोड़ सकते हैं कि आप मतदाता बनो। एक बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है, हम कितना उत्सव और उमंग से उस अवसर को मनाते हैं। विदेशों में बच्चा का जब ग्रेजुएशन होता है तो हिंदुस्तान से भी अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं हम कि भाई हमारे बच्चे का ग्रेजुएशन है। पूरा फैमिली गेट टुगेदर होता है, ग्रेजुएशन है, बच्चे की शादी है, पूरे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। जिस प्रकार से पहली बार स्कूल जाना एक अवसर होता है, ग्रेजुएशन एक अवसर होता है, घर के अंदर बेटे की शादी होने का अवसर होता है, वैसे ही 18 साल की उम्र में हिंदुस्तान के नागरिक का अधिकार पाना, वो भी एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा अवसर होता है। भारत के भाग्य विधाता बनने का अधिकार भारत का संविधान हमें देता है। उस पल को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, उसका गौरव करना चाहिए। आप इंडिया 272 वेबसाइट पर जाकर के उस काम को कैसे किया जा सकता है वो देख सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं मानता हूं भाइयों बहनों, आप करेंगे। दिवाली के दिन आ रहे हैं हिंदुस्तान में। आप तय करिए कि आपके कितने दोस्त हैं, जरा खोज के निकालिए। स्कूल के दोस्त, रिश्तेदार कितने हैं, तय करिए और एक दूसरे के कंपटीशन कीजिए। अच्छा, तेरे 250 दोस्त ही याद आए, मुझे तो 300 याद आए। दूसरे का ऐसा, तुझे 300 याद आए, मुझे तो 1000 याद आए। कोई कहेगा अरे छोड़ यार, मेरा तो परिवार बहुत बड़ा है, मुझे 2000 लोगों की सूची मेरे पास है। जो भी सूची हो, आप अपने परिवार में कोई अच्छा अवसर हो और रिश्तेदारों को जिस प्रकार से याद कर कर करके सूची बना करके चिट्ठी लिखते हो, परिवार के, मित्रों के हर व्यक्ति को खोज खोज कर याद कर कर करके चिट्ठी लिखते हो, भाई मेरे घर में ये प्रसंग है, तुम जरूर आना। क्या आप इस दिवाली में सभी रिश्तेदारों की सूची बना बना करके, ये लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव आ रहा है, 2014 का चुनाव आ रहा है, तुम भी कुछ करो, हम भी कुछ करें, ये संदेश दे सकते हैं? भाइयों बहनों, भले आप वहां छोटी संख्या में क्यों ना हो, लेकिन आपका ये प्रयास हिंदुस्तान के अंदर एक नई हवा पैदा करेगा। सरल काम है, हाँ करना पड़ता है। आप ये चिंता मत कीजिए कि आप वहां हैं तो क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और चुनाव में मंच पर भाषण देकर के जितना काम होता है ना, उससे ज्यादा मौन रह करके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर के काम करने वाला कार्यकर्ता अधिक परिणाम देता है। उस काम को आप कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें रोते बैठने का वक्त नहीं है। हमारे देश का क्या होगा क्या होगा, ये हम सर पटक करके बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा।
इस देश की दुर्दशा करने वाली सरकार को जाना चाहिए, संकल्प करना पड़ेगा। इनको निकालने के लिए, उनको हटाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कर सकते हैं करना होगा। संवैधानिक अधिकारों का पूरा उपयोग करते हुए, मान सम्मान मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए हमें देश को प्रगति करने देने वाली भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प करना होगा। भाइयों बहनों, ये किसी पद प्राप्ति के लिए चुनाव नहीं है, ये सत्ता शौक की पूर्ति के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश के गरीब के आंसू पहुंचने के लिए है। ये चुनाव बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए है। ये चुनाव गरीब को गर्व के साथ जीने का अवसर देने के लिए है। ये चुनाव हमारे आदिवासी भाई, हमारे मछुआरे भाई, हमारे किसान, हमारे खेत मजदूर, उनकी भलाई के लिए है। ये चुनाव आए दिन आतंकवादियों की गोली से जवन शहादत झेलने वाले हमारे सेना के जवानों के लिए है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। ये चुनाव हमारी माता और बहनों के भाग्य को सुरक्षित करने के लिए है। ये बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है, बहुत बड़ा नैतिक दायित्व है। इसको सत्ता, कुर्सी, इसी दायरे में न देखा जाए। कौन क्या बनता है इसका महत्व नहीं है, हिंदुस्तान क्या बनता है उसका महत्व है। व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे, पद तो आकर के कईयों ने शोभाए हैं, बैठे हैं। मित्रों, चुनाव किसी पद के लिए नहीं होते हैं, चुनाव किसी प्रतिभा के लिए नहीं होते हैं। चुनाव देशवासियों के 125 करोड़ देशवासियों के सपनों के लिए होते हैं, संकटों से घिरे हुए देश को बाहर निकालने के लिए होते हैं, और इसको हमें पूरा करना है। भाइयों बहनों, किसी एक व्यक्ति की शक्ति नहीं होती है, शक्ति पूरे राष्ट्र की होती है। इंसान तो बहुत छोटी बात होती है, ये देश बहुत बड़ा है। इंसान तो आएंगे जाएंगे, भारत अजरामर है, भारत माता अजरामर है। उस भारत मां के संतान के नाते विश्व में 21वीं सदी में अगर विश्व को संतुलित जीवन जीना होगा, विश्व को विकास करना होगा, विश्व को शांति चाहिए, विश्व को पर्यावरण के संकटों से बचना होगा, तो हिंदुस्तान की धरती के पास एक ताकतवर संदेश है। लेकिन वो संदेश दुनिया तब सुनेगी जब हिंदुस्तान ताकतवर होगा। इस देश को ताकतवर मानवता की भलाई के लिए भी बनाना होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव जीतना होगा। भारत को जीतने के लिए भारत को विजयश्री लेकर के विश्व के सामने विश्व गुरु रूप में खड़ा होना होगा। भाइयों बहनों, आइए हम उस संकल्प की पूर्ति के लिए निर्णय करें। मैं अमेरिका में बसे हुए सभी मेरे भाइयों बहनों को, विश्व भर के सभी देशों में शायद टीवी के माध्यम से ये संदेश सुना जा रहा है, हिंदुस्तान में और दुनिया में फैले हुए सभी मेरे भारतीय भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं कि आइए हम लोकतंत्र के इस पर्व को मनाएं। लोकतंत्र के इस पर्व की तैयारी अभी से करें। परिवार में एक शादी होती है तो 2-2 साल पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 6 महीने बचे हैं, हम पूरी शक्ति से काम करें। इसी की अपेक्षा के साथ आप सबके बीच मुझे आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भारत माता की जय।